सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अनुप कुमार शर्मा आज फिजिक्स 12th चैप्टर 2 डिस्कस करूंगा और इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और जो कैपेसिटेंस है चैप्टर 2, इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसको डिस्कस करें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये कौन सा एनर्जी है? एनर्जी है तो इसमें वर्क करने की कैपेसिटी होगी। तो एक ऐसा एनर्जी जो किसी सिस्टम के चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस इन अ सिस्टम। इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द configuration of charges in a system। एक ऐसा एनर्जी जो किसी सिस्टम में चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि यहाँ एक चार्ज सपोज कर ले Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ Q3 चार्ज है और भी चार्ज हो सकता है, Q4 है। तो एक सिस्टम है ये। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि चार्जेस का जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को अगर हम लोग चेंज कर दें तो इसमें वर्क करने की कैपेसिटी बदल जाएगी। तो एक ऐसा एनर्जी किसी सिस्टम का जो उस सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं उसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करे उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और अगर सिस्टम में चार्जेस हैं और चार्जेस के अरेंजमेंट पे, चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन पे जो एनर्जी डिपेंड करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसमें से क्या है कि Q1 जो है, Q1 यहाँ पे है, Q2 है, Q3 है, यहाँ पे Q2 यहाँ पे है और Q4 को यहाँ से चेंज कर ले, यहाँ से Q4 को यहाँ ला दे तो कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, अरेंजमेंट बदल गया। जो चार्जेस का जो व्यवस्था था, मतलब जो प्लेस था वो चेंज कर गया। तो इसमें वर्क करने की कैपेसिटी बदल गई, है ना। इस सिस्टम में वर्क करने का कैपेसिटी कुछ और है, इसमें वर्क करने का कैपेसिटी कुछ और है। तो हम लोग क्या किए, चार्जेस तो वही था, है ना, लेकिन हम लोग चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन बदल दिए तो इसमें वर्क करने की कैपेसिटी बदल गई। तो ऐसे एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क करने का कैपेसिटी तो है ही, ये चार्ज जो है इस पे फोर्स लगाएगा, है ना, ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, जिसकी वजह से सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये चार्ज डिस्प्लेस्ड हो सकता है। तो इसमें वर्क करने का कैपेसिटी तो है। तो जो भी इसमें वर्क करने का कैपेसिटी है उसके अनुसार इसमें एनर्जी है E1। अब इसमें क्या है, एनर्जी कुछ E2 हो गया है, ये चेंज कर गया। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। एक लाइन और इसमें लिखेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज पढ़ेंगे। जब किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दें तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना से चेंज करेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is measured by negative of the work done, negative of the work done by internal electrostatic
electrostatic force during the change of configuration. ठीक है, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेजर कैसे होगा? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड बाय नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जब हम लोग चार्ज को डिस्प्लेस्ड करें, अब एक सिंपल सा केस लेते हैं, एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें सिर्फ दो ही चार्ज है, एक Q1 है, दूसरा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है। ठीक है, ये एक सिस्टम हो गया जिसमें दो चार्ज हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है, तो इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं। अभी Q1 जो है यहाँ पे है और Q2 को क्या किया गया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया या कम कर दिया गया, बीच के डिस्टेंस को कम कर दे या ज्यादा कर दे, मान लो कि R2 कर दिया गया डिस्टेंस। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस इनिशियली R1 था, फाइनली R2 हो गया, तो इसका पोटेंशियल चेंज कर गया, इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये जो चेंज किया वो चेंज हम लोग कैलकुलेट करेंगे निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चार्ज को यहां से यहां ले जाने में ले गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें माइनस साइन लगा देंगे, तो यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा सिस्टम का। इसका पोटेंशियल एनर्जी PI मान लीजिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी PEF मान लेते हैं फाइनल, तो जो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, पोटेंशियल चेंज तो किया, कितना से किया, तो इस चार्ज को, ये तो अपनी जगह पे था, Q2 को हम लोग यहां से यहां लेकर के गए, तो यहां से यहां ले जाने के क्रम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया वो कैलकुलेट करेंगे और उसमें माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे Q2 था तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो वर्क होगा, उस वर्क में को कैलकुलेट करके माइनस साइन लगाएंगे तो चेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यही टास्क होगा कि एक सिस्टम लें जिसमें दो चार्ज हो और उसके बीच के डिस्टेंस को अगर चेंज करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना से चेंज करेगा। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद इसको ऐसे कहेंगे कि ऐसा एनर्जी जो किसी सिस्टम में जो चार्जेज हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और इसका चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी सिस्टम के चार्जेज के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज कर जाएगा। इफ वी चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेज इन ए सिस्टम then potential energy will also change, and this change of potential energy is measured by negative of the work done by electrostatic force during the change of configuration. अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system having two point charges, है ना, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो पॉइंट चार्ज हो Q1 और Q2 और उसका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चेंज क्या होगा,
So let us consider a system having 2-point charges Q1 and Q2, and the separation between the charges is, initial separation between the charges is R1. यहाँ एक चार्ज Q1 है और इसके बीच का डिस्टेंस, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R1 है। ध्यान देंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और बहुत सारा टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक सिस्टम, अब क्या हुआ कि इसका जो ये Q1 जो है वो उसको अपनी ही जगह पर रहने देते हैं और Q2 को डिस्प्लेस्ड करते हैं, Q2 को डिस्प्लेस्ड करते हैं यहाँ। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 हो गया। तो ये जो सिस्टम है इसका कुछ पोटेंशियल नहीं होगा। लेट UR1 is equal to potential energy, initial potential energy of the system, initial potential energy of the system। जनरली पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखा जाता है। तो शुरू में चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो है वो R1 है, इसलिए हम लोग UR1 लिख लेते हैं। तो UR1 को मान लीजिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड UR2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो यू फाइनल चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगा UR2 फाइनल माइनस UR1 इनिशियल। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस W E लिख दे रहे हैं, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो यहाँ से इस चार्ज को Q1 जो था वो यहाँ पे, Q2 यहाँ पे था, तो Q2 को यहाँ से यहाँ ले गए हम लोग इस तरह से कि फाइनल सेपरेशन R2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया, उसमें माइनस साइन लगा, तो ये पोटेंशियल निकल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वर्क करेगा ही, ये Q2 जो है, ये जो Q1 है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इधर की तरफ। जो एजेंट इसको ले करके गया उसकी वजह से वर्क नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जो वर्क किया वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसमें माइनस साइन लगाएंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा वर्क। अब अगले पेज में आएंगे। यहाँ चार्ज Q1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से R डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है Q2, R1 डिस्टेंस पे। ये R1 यहाँ से लेकर के अब इस Q1 को इस अपने जगह पर फिक्स रहने देते हैं
और इस पॉइंट को जब ये यहाँ पे था, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी। अब क्या करते हैं कि Q2 को यहां से डिस्प्लेस्ड करते हैं, Q2 को डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से कि जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R2 हो गया। R2 जो हुआ वो फाइनल सेपरेशन हो गया, यहां से यहां तक। R2 हो गया। तो इस Q2 को B से जब हम लोग C ले गए तो यहां से ले जाने में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना वर्क किया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ एक समस्या ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेरिएबल है, क्योंकि जब Q2 यहाँ पे था उस समय जो Q1 फोर्स लगाएगा और जब Q2 यहाँ गया उस समय जो Q1 फोर्स लगाएगा वो अलग अलग होगा। जैसे जैसे दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा वो फोर्स भी चेंज करेगा। तो फोर्स यहाँ कांस्टेंट नहीं है। जब Q2 को B से C ले जाएंगे उस समय जो जो फोर्स होगा Q2 पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो भी वेरी करेगा, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चेंज करेगा तो फोर्स भी वेरी करेगा। हम लोग जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो, लेकिन एफ एस कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं, फोर्स तो बदल रहा है लगातार। फोर्स दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है R ये चेंज कर रहा है। अभी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R1 है, जैसे जैसे Q2 को बढ़ाते जाएंगे दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ फोर्स वेरिएबल है, लगातार चेंज हो रहा है। तो इस केस में वर्क कैसे कैलकुलेट होगा? तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराएंगे और उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। इस बीच में कहीं भी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। सपोज कर लें कि जब ये चार्ज यहाँ पे है Q2 उस समय ये डिस्टेंस R था और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr है, dr है, और ये जो डिस्टेंस है वो R है। तो जो फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया गया इसको यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया गया, तो वर्क कितना होगा? वर्क भी स्मॉल होगा। ये होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr। और चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये चार्ज भी प्लस चार्ज है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स होगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये वर्क हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R² इंटू dr फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। इसके लिए अब हम लोग का टास्क है कि इस चार्ज को जब B से C लेकर के गए तो इस केस में कितना वर्क होगा, तो उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। वन बाई 4πε0 dr, और R कहां से कहां तक वेरी करेगा? R1 से लेकर के R2 तक। जब Q2 जो है B पे था उस समय दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो R का वैल्यू है वो R1 होगा, और जब C पे गया तो R का वैल्यू R2 होगा।
तो इस चीज को हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। W इज इक्वल टू, इसमें से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया, कांस्टेंट है, बच गया 1/r² dr, इसको लिख लेते हैं r का पावर -2 dr, r1 से r2 तक, dw इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका एक और बढ़ाएंगे तो r का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 हो जाएगा, r1 से r2 तक। W इज इक्वल टू होगा, ये यहाँ माइनस ले लेते हैं बाहर, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/r होगा, r1 से r2। W इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई फाइनल जो सेपरेशन है R2 माइनस 1/r1। ठीक है, ये वर्क हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इतना वर्क किया, Q2 को जब B से C लेकर के गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने इतना वर्क किया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना वर्क किया उसमें माइनस साइन लगा दे तो पोटेंशियल निकल जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, यानी हम लोग अभी डिस्कस किए कि U फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू -W। ठीक है, वर्क डन बाई नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, U R2 माइनस U R1 इज इक्वल टू, तो इसमें माइनस साइन लगाएंगे, ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इसमें माइनस साइन लगाएंगे तो ये आएगा, यहाँ माइनस है पहले से, ये प्लस हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, तो दो चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग एक ऐसा सिस्टम लिए हैं जिसमें दो चार्ज है, एक सिंपल सा केस लिए हैं, वैसे दो से ज्यादा चार्ज भी हो सकता है किसी सिस्टम में और उसका भी पोटेंशियल होगा। यहाँ हम लोग एक सिंपल केस लिए हैं जिसमें दो चार्ज है Q1 और Q2, और दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को अगर चेंज करें, बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दें या कम कर दें तो उसमें वर्क करने का कैपेसिटी बदल जाएगा, यानी उसका पोटेंशियल ही चेंज कर जाएगा। वो पोटेंशियल का चेंज कितना से होगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई फाइनल सेपरेशन, इसको ऐसे याद रखना चाहिए, 1 बाई फाइनल सेपरेशन। ये फाइनल सेपरेशन इनिशियल से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, 1 बाई फाइनल सेपरेशन माइनस 1 बाई इनिशियल सेपरेशन, ये चेंज इन पोटेंशियल होगा। यहाँ एक चार्ज, फाइनली आप क्या याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को किस तरह से याद रखेंगे, Q1 यहाँ पे है और दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 है, इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन R1 है। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन चेंज कर जाए, कैसे चेंज करे, Q1 मूव करे या फिर Q2 मूव करे या दोनों मूव करे, उससे मतलब नहीं होता है, किसी भी तरह से इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन चेंज कर गया, ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया, ऐसे R2 हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी बदल गया, इसका पोटेंशियल U R1 अगर मान लेते हैं आप,
या U1 मान लो और इसका पोटेंशियल U2 मान लीजिए। तो अभी जो पढ़े उसके अनुसार हम लोग इस दोनों में डिफरेंस कितना है ये निकाल सकते हैं, है ना। ये U1 कितना होगा ये नहीं बता पा रहे हैं अभी, U2 कितना होगा ये भी नहीं पता है, लेकिन U1 माइनस U2 क्या होगा ये निकाल सकते हैं। फाइनल, हमेशा फाइनल लिखेंगे पहले, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई फाइनल सेपरेशन माइनस 1 बाई इनिशियल सेपरेशन। इस तरह से इस फॉर्मूला को याद रखिए, ठीक है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला है। अब एक सवाल आता है कि इससे तो हम लोग ये निकाल पाएंगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना से चेंज कर गया, इससे तो ये नहीं पता चलता है कि U1 क्या होगा U2 क्या होगा। ये तो डिफरेंस बता रहा है, U2 माइनस U1 बता रहा है। U2 माइनस अगर U1 पता है तो U1 माइनस U2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये U1 क्या होगा और U2 क्या होगा इसको भी देखेंगे अभी। उसके पहले एक दो पॉइंट है उसको याद रखेंगे। पहला पॉइंट, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कहा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी सिस्टम का होगा, एक बॉडी का नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसमें एक से ज्यादा बॉडी होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो उसमें भी कम से कम दो मास होना चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी सिस्टम का होगा, एक बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। दूसरा ये याद रखेंगे कि ये एक ऐसा एनर्जी है कि जो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेज इन अ सिस्टम बोल सकते हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मासेज इन अ सिस्टम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेज इन अ सिस्टम। ये पॉइंट याद रखिए। थर्ड ये याद रखेंगे, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये याद रखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। इसमें माइनस साइन नहीं लगाना है, माइनस साइन कब लगेगा जब इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स आप कंसीडर करें। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ड्यूरिंग द change of configuration, provided
देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक शर्त होता है कि जब चार्जेज को डिस्प्लेस्ड करें तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना। इसमें नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर आप लिखते हैं तो चार्जेज को डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए और चार्ज को डिस्प्लेस्ड भी कर दें तो ये कैसे संभव है? तो चार्ज को स्लोली डिस्प्लेस्ड कराएंगे, स्लोली डिस्प्लेस्ड कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखें। इसमें भी एक बड़ा अच्छा केस है कि Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R1 है, बाद में डिस्टेंस R2 हो गया। तो R2 वो कैसे हुआ इस पे ध्यान नहीं देना है, इसके लिए Q1 डिस्प्लेस्ड हुआ कि Q2 डिस्प्लेस्ड हुआ कि दोनों डिस्प्लेस्ड हुआ, उसका पाथ कैसा है। Q2 मान लीजिए कि ऐसे होकर के यहाँ गया है, या डायरेक्ट ऐसे गया है, या इस तरह से गया है, या इधर जा करके ऐसे आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वर्क डन को, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट ओनली डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस या फाइनल इनिशियल एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। तो यहाँ से चार्ज को यहाँ कैसे ले जाते हैं, पाथ क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, वर्क सेम ही होता है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग चेंज आज सीखे कि किसी सिस्टम में अगर चार्जेस हैं, दो चार्ज वाले एक सिस्टम को कंसीडर किए हैं, सिंपल केस लिए, तो उसमें चार्जेस के अगर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना से चेंज करेगा। पहला चार्ज Q1 मान लें कि 2 माइक्रोकूलम का है और दूसरा चार्ज Q2 है वो 3 माइक्रोकूलम का है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो पढ़े हैं उसमें अगर इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसका चेंज कर जाएगा। कितना से चेंज करेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी तो बदल गया, इसका कितना से बदला, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई फाइनल सेपरेशन माइनस 1 बाई इनिशियल सेपरेशन। और फाइनल ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और ये जो सेपरेशन हुआ है चार्जेस का वो किस तरह से हुआ है, Q1 डिस्प्लेस्ड हुआ है कि Q2 डिस्प्लेस्ड हुआ है या कि दोनों डिस्प्लेस्ड हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस फाइनल सेपरेशन देखना है। ये R2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं Q1 की जगह पर 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा। 1 बाई फाइनल सेपरेशन, फाइनल जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 बाई इनिशियल सेपरेशन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और इसको सॉल्व करेंगे। कितना जूल जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का, और इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है वो इतना होगा। ठीक है, तो अगले ये आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े उसको रिपीट कर लेते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी जो 12th का फिजिक्स है उसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग लिए हैं
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किए। फिर अगर सिंपल सा केस ले, एक सिस्टम ले जिसमें दो चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना से चेंज होगा उसका कैलकुलेशन किया गया। तो इसमें क्या है कि एक सिस्टम मान लिए हम लोग जिनके बीच का डिस्टेंस, इसमें दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है और फाइनल जो है वो R2 सेपरेशन। अगला हम लोग ये कैलकुलेशन किए कि इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्क भी कैलकुलेट किए इंटीग्रेट करके कि चार्जेस को अगर डिस्प्लेस्ड करेंगे तो कितना वर्क हो जाएगा पोटेंशियल, और वर्क हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, और उसमें जो माइनस साइन लगाएंगे वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है और वो चार्जेज के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडेड देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी वर्क डन जो है वो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से भी निकाल सकते हैं। चार्ज को स्लोली डिस्प्लेस्ड करने में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया उसके बराबर भी पोटेंशियल भी होगा। और नेक्स्ट एक एप्लीकेशन देखें हम लोग। अब अगला जो टास्क होगा इसमें ये हम लोग पता करेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। चेंज ना कैलकुलेट करके किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।